से अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोल सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर एंड यूनिफॉर्म बॉडीज। तो यहां पर कुछ रेगुलर, सम रेगुलर एंड यूनिफॉर्म बॉडी के लिए, बॉडीज के लिए हम लोगों को क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। इसकी कुछ मेथड है, हम 3 से 4 स्टेप में इसकी मेथड को समझाएंगे कि किस तरह से हमारे पास अगर कोई रेगुलर या यूनिफॉर्म बॉडीज है उसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकालें। अब इसके लिए आप देखेंगे कि जो रेगुलर और यूनिफॉर्म बॉडीज किस तरह की होगी। रेगुलर या यूनिफॉर्म बॉडीज जो है वो आपकी या तो सर्कुलर डिस्क हो सकती है, साथ ही कोई बेलनाकार वस्तु हो सकती है, साथ ही कोई स्फेयर हो सकता है। ये कुछ वस्तुएं जो है वो आती है रेगुलर या यूनिफॉर्म बॉडीज, जिनमें हम क्या करेंगे, जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो इसकी कुछ स्टेप है। तो पहली स्टेप क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप ये है कि सर्वप्रथम हम घूर्णन अक्ष के परिध जो भी बॉडी है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सिमेट्रिकल रूप से कई सूक्ष्म द्रव्यमान में उसे विभाजित करेंगे। जैसे हमारे पास घूर्णन अक्ष के परिध, जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इसमें कोई घूर्णन एक्सिस हो गई, ये इसकी घूर्णन एक्सिस हो गई। इस घूर्णन अक्ष के परिध हम कुछ द्रव्यमान को विभाजित करेंगे। तो द्रव्यमान को मैंने मान लीजिए कि m1 m2 m3 इस तरह से कर लिया, मैंने कई सारे इस तरह के छोटे छोटे द्रव्यमान को मैंने पार्ट में ले लिया। अब इसमें एक कोई पार्ट में ले लेता हूं dm, एक छोटा पार्ट ले लिया, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, ये एक मेरे पास बॉडी है, इस बॉडी में इसकी रोटेशनल एक्सिस ये है, इस रोटेशनल एक्सिस के परिध हम एक कोई मास ले लेंगे कई सारे, जिसमें हम बोल सकते हैं कि एक एलिमेंट हमने ले लिया dm, ठीक। और इस dm को हम लेकर फिर आगे क्या करेंगे वो हम बताते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये है कि हम लोग क्या करेंगे कि कुछ बॉडी हमने ले ली, जैसे ये मैंने बॉडी ली, इसी तरह से हम अगर एक रोड ले रहे हैं यूनिफॉर्म रोड, तो उसमें क्या करना है कि मुझे मान लीजिए इस अक्ष के परिध इस यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे, इसका एक अल्पांश ले लेंगे dm, उससे कोई एक दूरी अगर x है, और इसको हम बोल देंगे dx बोल देंगे इसका, क्योंकि एक छोटा सा पार्ट जो कि dx कहलाता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये घूर्णन अक्ष से अगर कोई एक मास बॉडी लिया आपने dm, ठीक है, ये पूरा मास इसका m है, और इसका एक छोटा सा अगर पार्ट लेंगे तो क्या होगा, dm होगा, ठीक। तो ये हम फर्स्ट स्टेप में ये हम करेंगे। तो घूर्णन अक्ष के परिध हम जो है घूर्णन अक्ष परिध पिंड को सिमेट्रिकल रूप से कई सूक्ष्म द्रव्यमान में विभाजित करेंगे। तो घूर्णन अक्ष के परिध में ये पूरा सेंटेंस लिख रहा हूं, घूर्णन अक्ष के परिध पिंड को सिमेट्रिकल या सममित हम बोल सकते हैं, सममितिकार रूप से कई अवयवों में या एलिमेंट में जिसका द्रव्यमान dm में विभाजित करेंगे। तो इज दैट क्लियर? सेकेंड पॉइंट, अब आपने dm में उसको विभाजित कर लिया है। मान लीजिए कोई एक आपके पास मास था, उसमें एक एक्सिस ये है, आपने dm पार्ट में इसको विभाजित कर दिया। अब अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कोई एक्सिस होती है, ठीक है, अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी पर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस एक्सिस के परिध जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या मोमेंट ऑफ, अगर कोई मास बॉडी आपकी रखी है, इससे एक्सिस जो है रोटेशनल एक्सिस है ये, इस रोटेशनल एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने एक मास बॉडी रखी है, मतलब मास हमने अज्यूम किया है, क्योंकि कोई भी बॉडी है
वो कई सारे मास से मिलकर बनी होती है, कई सारे पार्टिकल से बनी होती है, जिसका मास हमने ले लिया m, एक पार्टिकल। तो यहाँ आप क्या करते हैं, जब एक पार्टिकल का आप जड़त्व आघूर्ण निकाल लेते हो तो उसका समेशन करके हम पूरे बॉडी का जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि हमने dm भाग में इसे विभाजित कर दिया है, वो एक छोटा सा पार्ट ले लिया है, और इस रोटेशनल एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हम इस पॉइंट P पर जड़त्व आघूर्ण अगर निकालना चाहते हैं तो वो हम अगर नॉर्मल मास m होता है इसका तो I = mr² से हम निकालते हैं। जहां r इसका डिस्टेंस होता है, इसको अगर हम r डिस्टेंस मान लेते हैं तो I = mr² से हम जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं। अब यहां हमने अल्पांश dm लिया है, इस dm के लिए हम जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जड़त्व आघूर्ण di होगा इस पर्टिकुलर अल्पांश के लिए। तो di = dm, अगर r डिस्टेंस है तो r²। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो दूसरी स्टेप में ये है कि अगर आपने कोई एक अल्पांश dm लिया है और उसके रोटेशनल एक्सिस के करस्पॉन्डिंग या घूर्णन अक्ष के परिध हम इसका अगर जड़त्व आघूर्ण निकालना चाहते हैं तो वो di = dm r²। Similarly I = mr² correspond। तो आई थिंक दैट पॉइंट विल बी क्लियर फॉर यू। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है कि अब हमें संपूर्ण पिंड का निकालना। अभी आपने एक अल्पांश का या एक एलिमेंट जो है उसका आपने जड़त्व आघूर्ण निकाला है जो कि di = dm r² हो। अब अगर मुझे पूरे पिंड का या पूरे ऑब्जेक्ट का जड़त्व आघूर्ण निकालना है तो वो मैं कैसे करूंगा, di = dm r²। तो मुझे क्या करना होगा, उसके लिए समाकलन करना होगा, यहां हम उसे इंटीग्रेशन बोलेंगे। इंटीग्रेशन हम उसका करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि संपूर्ण पिंड जो है उसका घूर्णन अक्ष के परिध जड़त्व आघूर्ण निकाल देंगे। तो di जो है उसका हमें समाकलन करना पड़ेगा, तो ये हमने समाकलन कर लिया। अब जो मास dm r², यहां अगर उस पूरे ऑब्जेक्ट के लिए निकालना चाहते हैं तो उसकी लिमिट हम यहां रख देंगे L1 + L1 to L2, जो भी लिमिट उसकी होगी वहां हम रखेंगे। और क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपका जो L1 और L2 है, ये क्या होगा, ये जो भी आप पदार्थ लेंगे या जो भी ऑब्जेक्ट लेंगे उसकी आकृति पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट यहां देखा। इसके बाद में हम एक पॉइंट और देखते हैं कि अब ये विधि हमने लगा दी। इस विधि के बाद में अब हमें क्या करना होगा, अगला पॉइंट जो है वो हम क्या देखेंगे कि अब हम क्या करेंगे, उपयुक्त विधि से प्राप्त जड़त्व आघूर्ण को यदि किसी अन्य अक्ष के परिध रूपांतरित करना हो तो आवश्यकता अनुसार समकोणिक या फिर जो आपकी समांतर अक्ष प्रमेय है उसका उपयोग करेंगे। अब यह मान लीजिए कि आपको घूर्णन अक्ष के परिध निकालना है या घूर्णन अक्ष के पैरेलल अगर आपको कोई एक एक्सिस दी है उसके करस्पॉन्डिंग आप निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, वहां पर इस पर्टिकुलर प्रोसेस के बाद अगर आपको लगता है कि यहाँ पे समांतर अक्ष प्रमेय या फिर आपको पैरेलल एक्सिस या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना है, बाय आपको जो दिया होगा ऑब्जेक्ट दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली हम इसको चूज करेंगे और यहाँ पर आप इसके बाद समांतर अक्ष या फिर लंबवत अक्ष प्रमेय लगा के इसको फाइनली सॉल्व करेंगे। So these are the 4 steps which is very important to calculate the moment of inertia of some regular and uniform bodies. So I think that will be clear to you. Thank you.